युवा कल्याण भी है, युवाओं का विभाग है। और सहकारिता एक ऐसा विभाग है जो पूरे देश को जोड़ता है, गांव की कड़ी इसे माना जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि कोऑपरेटिव है क्या, लेकिन मैं आप ही से कहूंगा कि देश के लोगों को समझाएं, प्रदेश के लोगों को समझाएं कि कोऑपरेटिव कितना महत्वपूर्ण विभाग है, तब जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास खुद ये विभाग है। मनोज भाई, आपने बहुत सही बात बोली। और केवल विभाग नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बिना सहकारिता के रह ही नहीं सकते। उस एक दूसरे का सद्भाव, एक दूसरे का समन्वय। आपका आज ये टीवी शो है, ये भी तो सहकारिता का बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति है जो कैमरा देख रहा है, कोई व्यक्ति है जिसने कुर्सी लगाई, किसी ने मंच सजाया, किसी ने लाइट लगाई, मैं यहाँ का आकर बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, और ये सब सहकारिता जब हो गई तो लोग इसको देख रहे हैं। तो यही तो सहकारिता है। परिवार हो, समाज हो, हर जगह सहकारिता है। और यदि हम स्ट्रक्चर्स कोऑपरेशन की बात करें तो निश्चित रूप से ये रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने बोला कि गांव में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है, पर उसके साथ साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये देश में सहकारिता नया आयाम ले रहा है। और अब नारा है अमित शाह जी का, सहकारिता से समृद्धि। यदि इस देश को आत्मनिर्भर देश बनाना है और रोजगार के अवसर हर घर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो सहकारिता उसमें एक बड़ा योगदान दे सकता है। और इसीलिए हमने निश्चित किया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी का जो सपना है कि सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम वही काम कर रहे हैं। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, उसको स्ट्रेंथन करना, निश्चित रूप से मैं ये इस मंच पर मुझे ये मानते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि हमारे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति अभी बहुत खराब है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात हो या नए आयाम पर सहकारिता को स्थापित करने की बात हो, उस पर हमने काम किया। मैं क्योंकि कुछ नया करता हूं और मैं किसी भी विभाग में जाता हूं तो सबसे पहले नवाचार विंग का गठन करता हूं, तो मैंने सहकारिता में भी नवाचार विंग बनाई है। और अब हम हर गांव, हर शहर की जो यूएसपी है उससे संबंधित हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि मंडीदीप है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसकी एंसलरी के रूप में हम कुछ काम कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। हम कुछ सोसाइटी बनाएंगे और वहां पर उन बड़ी कंपनीज की एंसलरी के रूप में ये कोऑपरेटिव हमारी काम करेगी। जैसे अर्बन सेक्टर में हम दूध को लेकर काम कर रहे हैं, पर दूध के वितरण को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम पर्यटन पर कोऑपरेटिव पर काम कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन पर कोऑपरेटिव पर काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, मैं झाबुआ का प्रभारी मंत्री भी था। उस समय मैंने वहां का जो सबसे बड़ा देश भर में कड़कनाथ, आपने सुना होगा, एक चिकन और मुर्गा होता है, उसको लेकर हमने कोऑपरेटिव बनाई थी, बहुत काम कर रही, तो हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आपके पास एक और विभाग है, खेल एवं युवा कल्याण। इस बार जो बजट आया उस बजट में वो राशि नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि तमाम ऐसे दूसरे राज्य हैं जो खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उन राज्यों के चेहरे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो क्या ये निराशा का भाव कहें या इसके पीछे कुछ और कारण? नहीं, देखिए, बहुत सफिशिएंट मैं मनोज भाई बताना चाहता हूं। यदि आप कंपेयर करेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो खेल का बजट केवल 2 करोड़ होता था, आज हमारा लगभग 600 करोड़ है, 550 से ज्यादा, 600 से थोड़ा कम। देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने, यदि हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी तो उन्होंने सब प्रोटोकॉल तोड़कर ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा है कि रात में 3 बजे भी यदि किसी देश में दिन हो रहा है और वहां यदि हिंदुस्तान का खिलाड़ी जीतता है और यहाँ 3 बज रहे हैं तो उसमें रात में उनको फोन करते हैं। तो हम खेल को लेकर एक नया आयाम इस देश में स्थापित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि मेरा विभाग केवल खेल ही नहीं है, खेल और युवा कल्याण, तो युवा कल्याण पर मैं बहुत काम कर रहा हूं। जैसा आपने कहा, आपको मालूम है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया। तो हर एक युवा
चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसकी आशा आकांक्षा क्या है, वो समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, वो इस देश के नवनिर्माण में अपना कैसा योगदान दे, इसको लेकर हम काम करें। और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि हम इस विभाग के माध्यम से कुछ नया करेंगे। विश्वास जी, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे और मैं देख रहा हूं कि सदन में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विषय बहुत उठाए जा रहे हैं। एक नर्सिंग घोटाले का जिक्र बार बार किया जा रहा है। सदन में तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो बजट तक सुनने को तैयार नहीं है और बजट के बाद जो चर्चा है वो सुनने को तैयार तक नहीं है। आखिर हकीकत क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, हकीकत मैंने परसों मनोज भाई विधानसभा में लगभग 4 से 5 घंटे की ध्यानाकर्षण की चर्चा में लगभग 17 कांग्रेस के विधायकों ने इस पर बात की और सबने मुझ पर बहुत सारे वार किए। जी, मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मुझे भी कुछ समय मिले। फिर भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं है? नहीं, मैं कोई गलत नहीं हूं ना। तो मैंने तो उसमें, यदि आप बोलो तो मैंने उसमें जब अपना वक्तव्य शुरू किया था तो एक शेर पढ़ा था और वो शेर ये था कि जबकि मालूम था दरबान है सूरज फिर भी, जबकि मालूम था दरबान है सूरज फिर भी, मोम के लोग मेरे घर को जलाने आए। क्या बात। तो ये कांग्रेस के लोग जो हैं उन्होंने केवल प्रोपेगेंडा किया, जो तथ्य थे उसके विपरीत जाकर बात की। मुझे इस मंच से ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नर्सिंग के मामले को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी। जब मैं मंत्री बना 4-6 महीने तो मनोज भाई एकदम कुछ नॉलेज नहीं रहता है, पर जब मेरे पास ये बातें आई कि नर्सिंग को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, वैसे तो यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो नर्सिंग काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, मंत्री का उससे कोई लेना देना नहीं है। एज मंत्री कोई फाइल नहीं आती, हम केवल पॉलिसी निर्धारित करते हैं, नियम बनाते हैं। परमिशन देना नर्सिंग कॉलेज को वहां की नर्सिंग काउंसिल का अधिकार है, डीएमयू उसके अध्यक्ष होते हैं, रजिस्ट्रार उसमें एक नर्सिंग फैकल्टी का ही कोई सदस्य होता है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कठपुतली की तरह आप पूरा गेम चला रहे थे। ये कहां तक? देखिए, ये कहना तो बहुत इजी है ना मनोज भाई, कहना, इल्जाम लगाना तो बहुत इजी है। और जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो और मेरा पद बरकरार रहे इसलिए नेता पर ही इल्जाम लगाएंगे, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मुझे पता लगा तो हमने उस पर काम किया। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 480 कॉलेजेस को आने से रोका। हमने 2-2 रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की, हमने 20 कर्मचारियों पर कार्रवाई की, हमने नए रिफॉर्म्स लाए। जैसे मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि जो एप्लीकेशन आती थी वो ऑफलाइन थी, हमने उसको ऑनलाइन किया। रजिस्ट्री में नकली रजिस्ट्री लगती थी, हमने आरजीआर प्रक्रिया अपनाई। पते में गड़बड़ होती थी, हमने जियो टैगिंग थी। फैकल्टी डुप्लीकेसी होती थी, हमने ऑनलाइन माइग्रेशन को चेक किया। मेरे पहले तो निरीक्षण ही नहीं होता था नवीनीकरण में, जब कांग्रेस की सरकार थी हमने निरीक्षण करवाना शुरू किया, इंस्पेक्शन कराना शुरू किया और उसमें हमने मेडिकल फैकल्टी को और कलेक्टर के प्रतिनिधि को जोड़ा। जो हॉस्पिटल का अटैचमेंट होता था उसमें हमने उसको भी ऑनलाइन किया। और ये सब जब मैंने किया तो लगभग 480 कॉलेज को हमने आने से रोका। उसमें नए कॉलेज भी थे और जिनका नवीनीकरण भी होना था। आप एक बात देखेंगे कांग्रेस के इस पूरे आरोप में, वो ये कहते हैं मेरे कार्यकाल में मैंने नहीं किया, इसलिए कहते हैं कर दो, इसलिए कहते हैं ये दोषी। अब मुझे लगता है कि मुझे गाली नैतिकता के आधार पे है, नैतिकता के आधार पे ही बोल रहे हैं। अब देखिए, मैं बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं मनोज भाई, आप तो मेरे भाई हैं, आप मेरे बहुत परम मित्र हैं, मैं कभी बहुत व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, पर मुझे लगता है कि नैतिकता का सवाल उसको उठाना चाहिए जिसने नैतिकता पर कुछ काम किया। जो उठा रहे उनके पास बहुत ऐसे मौके आए थे कि नैतिकता पर उनको कुछ निर्णय लेना था, उन्होंने नहीं लिया। मैं ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, पर मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि हमने रिफॉर्म की कोशिश की, हमने सेक्टर को ठीक करने की कोशिश की। हम हैं जिसने पूरे की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की। फिर मैं कहूंगा गलतियां थी, हमने उसको ठीक किया। और इतने बड़े सिस्टम में मुख्य मुद्दा यही है, सरकार का दायित्व यही होता है कि सिस्टम को ठीक करे। अब मैं, क्योंकि समय की पाबंदी है, बहुत लंबी बात यहाँ पे की नहीं जा सकती, पर उन्होंने जो जो इल्जाम लगाए मैंने डॉक्यूमेंट के साथ उनके इल्जामों का खंडन किया। कांग्रेस के आरोपों की गुब्बारे की हवा निकल गई, पंचर हो गया, टाई फिस हो गया। अब लगे हुए हैं कि
फिर से उसमें हवा भरे तो फूटा हुआ गुब्बारे में हवा भरी नहीं जा सकती। कई साल हो गए और इन कई सालों में कई मुख्यमंत्री बदल गए। बहुत सारे जो लोग मंत्री थे वो मंत्री नहीं रहे, क्योंकि 160 के आसपास की संख्या अगर है तो हर आदमी को उम्मीद होती है कि मंत्रिमंडल में रहें। लेकिन यूं ही कोई विश्वास सारंग नहीं हो जाता कि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी चाहा तो विश्वास सारंग मंत्रिमंडल में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर तो बाहर, पार्टी के अंदर ही विश्वास सारंग की लोकप्रियता और आने वाला जो समय है उससे अपने ही लोग कुछ परेशान हो? नहीं, मुझे नहीं लगता जो हवा दे रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी मेरे साथ है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये एक सिस्टम का विषय है। क्योंकि मैं सरकार में उस विभाग का मंत्री था इसलिए मेरे पर बात आ रही है, कोई विश्वास सारंग है इसलिए नहीं। पूरी पार्टी दृढ़ता के साथ मेरे साथ है और रहेगी भी, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। पर यह बात जरूर है मनोज भाई, मेरी पार्टी नहीं पर कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मैं जल्द से जल्द खुलासा करने वाला हूं कि हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। है जी, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। नहीं, बराबर नहीं, मैं दुनिया को बताऊंगा कि किस तरह से बिना बात के कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। किसी ने कहा है दामन है अगर साफ तो खास एहतियात रख, इससे जरा सा दाग भी झेला ना जाएगा। तो मेरा दामन साफ है, मैं दाग यदि लगाने की कोशिश की गई है तो मैं नीचे तक जाऊंगा, पता करूंगा और पता लग है कौन, ये बाहर का है या अपना ही है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चलता मनोज भाई। अरे साहब, हिंदुस्तान में हर जगह चलता है, विश्व में हर राजनीतिक पार्टी में भारतीय चलता है। जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास सारंग को प्यार करने वाले लोग हैं, विश्वास सारंग की टांग खींचने वाले लोग नहीं है। पर जिन्होंने किया है मुझे मालूम है, जल्द बताऊंगा। चलिए, और यूं ही कोई विश्वास सारंग नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, नमस्कार। बहुमूल्य समय निकालकर विधानसभा से आप आए और अपनी बातों को कहा। और निश्चित तौर पर विश्वास सारंग जिस बात को कह रहे हैं उसका जवाब वो देंगे और दमदारी के साथ देंगे, क्योंकि मैं कई वर्षों से इनको जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी, ये मंच साझा करने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए, और बड़ी मुखरता के साथ आपने हर सवालों का जवाब दिया है। लेकिन विश्वास सारंग जी, मैं एक अपील करना चाहूंगी। हमारे एक डॉक्टर हैं जिनको हम सम्मानित करना चाहते हैं, मुकेश भटेवारा जी, जो कि मेधावी हॉस्पिटल संचालक हैं, माधवी हॉस्पिटल संचालक हैं अलीराजपुर के, और अपनी सेवाएं देते हैं। लिहाजा मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो मंच पर आएं और ये सम्मान ग्रहण करें। बहुत शुक्रिया।